जो नॉर्मली कर्व्स होता है, कर्व्स जो ईएमएफ और रेजिस्टेंस के बीच बनता है, तो आप ऊपर में मान लो कि मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस ले लिया और इस तरफ एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। एक्स एक्सिस में मैं रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में आपका रेजिस्टेंस है, जबकि वाई एक्सिस में जो है, वाई एक्सिस में मैं ईएमएफ को दिखा रहा हूँ और ओरिजिन है यहाँ पे। इस दोनों को मैं इस तरह से, इस तरफ आगे रेजिस्टेंस जाएगा और ऊपर की तरफ ईएमएफ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तो आप ये बात समझो कि जो ईएमएफ है किसी भी सेल का, वो इक्वल होता है टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है सेल के, उसके इक्वल होता है। और जब कोई करंट इससे आप किसी टर्मिनल पोटेंशियल मतलब, मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी किया कि ईएमएफ जो होती है ना सेल की, वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसके इक्वल होता है। तो ईएमएफ, अगर आपने बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं किया है, तो वैसे केस में जो ईएमएफ होगी बैटरी की नेट ईएमएफ, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी, टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी। वो मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमने मान लो बैटरी लगाई है किसी सर्किट में और करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, तो जो पोटेंशियल है वही उसकी ईएमएफ होती है, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल को ही ईएमएफ बोला जाता है, ठीक है। तो इससे एक चीज पता चल गया कि ईएमएफ जो है इंडिपेंडेंट है किससे, दिस वन इज इंडिपेंडेंट टू आर। ये ईएमएफ इंडिपेंडेंट होता है आर से, ठीक है। वो कैसे होता है उसको समझ लो, आप अच्छे तरीके से समझ लो, यहाँ पे बात क्लियर हो जाएगी। कि मान लो एक सर्किट मैंने बना दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता हूं कि एक छोटा सा सर्किट बना देता हूं और इस सर्किट में मैं रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने रेजिस्टेंस लगाया, लेकिन रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं किया आपने, ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस लगाया लेकिन रेजिस्टेंस लगाने के बावजूद भी सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं किया, मतलब मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, तो इस तरह से एक सेल लगा दिया, सेल को ही तो ईएमएफ बोलते हैं ना। तो ये सेल जो मैंने लगाया, ये इसको ई से लिख दिया मैंने, और इवन यहाँ पे मैंने एक स्विच भी लगा दिया, मान लो यहाँ पे एक स्विच भी मैं लगा देता हूँ ताकि ऑन ऑफ करने के काम आ जाए। तो यहाँ पे मैंने स्विच भी लगा दिया और इसके साथ यहाँ पे इस जगह पे मैं रेजिस्टेंस भी लगा रहा हूँ, देखो ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो आप सोचो कि करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और दूसरी तरफ ये वाला टर्मिनल्स नेगेटिव है। लेकिन करंट कब इधर से इधर फ्लो करेगा, जब आपका स्विच यहाँ पे क्लोज्ड है, जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने कि देखो आपका स्विच जो है क्लोज्ड है। लेकिन अगर मैं स्विच को ओपन कर दूं इस तरह से, और यहाँ पे मैं इस स्विच को ओपन कर दिया, मतलब यहाँ से देखो हटा दिया, तो अब ये स्विच ओपन है, तो इसमें करंट का फ्लो तो होगा नहीं, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट नहीं फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस, आप चाहे आर रेजिस्टेंस यहाँ पे दो या ना दो, उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब अब इस दोनों के बीच की, ये माइनस है ये प्लस है, इसकी पोटेंशियल वही है जो ईएमएफ है। मतलब अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो उस केस में जो ईएमएफ होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल के इक्वल होता है, और ऐसे केस में ये इंडिपेंडेंट होता है आर से, क्योंकि आर से करंट तो पास हुआ ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट होगा आर से। और तब आप जो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ई और आर के लिए, देखो मैंने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है, ये सीधा एक लाइन जो आर के पैरेलल है, रेजिस्टेंस के पैरेलल है, तो ये लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको ड्रॉ करके ऊपर में। तो ई जो है ये कांस्टेंट है, ये चूंकि आपने ई इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि करंट का फ्लो नहीं हो रहा सर्किट से, तो वोल्टेज कम तो होगी नहीं, तो उस केस में ईएमएफ जो होगी आपकी मैक्सिमम ईएमएफ होगी जब आप करंट
किसी भी तरह से सर्किट से ड्रॉ नहीं कर रहे, करंट आपका किसी भी तरह से रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच रहा, जब तक करंट रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचेगा तब तक जो आपकी बैटरी की ईएमएफ होती है वो मैक्सिमम पोटेंशियल के इक्वल होती है। और उस केस में ईएमएफ वर्सेस ग्राफ, ईएमएफ और आर के बीच का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। देखो मैं यहाँ पे पहले तो ऊपर में इस तरह से इस एक्सिस में मैं अभी जैसे वाई एक्सिस लिया था, तो यहाँ पे भी वाई एक्सिस है ये आपका, और वाई एक्सिस में आपको क्या ड्रॉ करना है, ईएमएफ। जैसे पिछली बार भी हमने ईएमएफ ड्रॉ किया था, तो ये वाई एक्सिस आपने ड्रॉ कर दिया और इस पे ईएमएफ लेंगे, और नीचे एक्स एक्सिस जिस पे आप रेजिस्टेंस लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस कैपिटल आर से लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल आर है रेजिस्टेंस एक्स एक्सिस की तरफ, और यहाँ पे ईएमएफ है, ई है। ठीक है, तो ई ऊपर की तरफ आप दिखा रहे हो भाई, ऊपर की तरफ है नहीं। ईएमएफ और वी में मैंने आपको बार बार बताया, जब तक बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, करंट ड्रॉ होगा तो वो पोटेंशियल होगा, और जब तक ड्रॉ नहीं हो रहा तब तक वो मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब ईएमएफ है। मैक्सिमम पोटेंशियल को ही ईएमएफ बोला जाता है। वी मैक्सिमम, जैसे घर में आपने न्यू बैटरी लेके आते हो एकदम न्यू, और उससे आपने कोई चीज उसको कनेक्ट नहीं किया, तब तक वो वी उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल को ईएमएफ बोलेंगे। लेकिन जैसे ही आपने उससे कोई भी बल्ब को कनेक्ट करके करंट ड्रॉ कर लिया, या फिर उससे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने यूज कर ली, चला लिया और यूज कर लिया, तो वैसे केस में जो आपका पोटेंशियल होता है, ईएमएफ जो होता है वो कम होके पोटेंशियल हो जाता है। इससे ऊपर वाले केस में मैंने ईएमएफ की बात की थी, लेकिन अब यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब आपका सर्किट जो है ऊपर में जो मैं दिखाऊं, तो अब आपका सर्किट जो है, ये सर्किट आपने क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज का साइन इस तरह से आप देते हो, तो अब आपकी सर्किट जो है ये क्लोज हो गई। और सर्किट, हाँ सेकंड केस के लिए, इस केस के लिए, और जब सर्किट क्लोज हो गई आपकी, तो ऑब्वियस सी बात है करंट इसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो होगा तो करंट तो इधर से जाएगा, रेजिस्टेंस से भी होके जाएगा, इधर से जाएगा, फिर ऐसा आएगा। वाले में आपने ग्राफ किसके लिए लिया, फर्स्ट वाले में ग्राफ लिया ई वर्सेस आर के लिए, सेकेंड वाले में वी वर्सेस आर के लिए ले रहे हो। और मैंने क्या बोला, ई हमेशा ग्रेटर और इक्वल होता है वी से। ई अगर वी मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे देखो वी मैक्सिमम होगा तभी वो ई के इक्वल होगा। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब करंट ड्रॉ हो जाता है, जैसे मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया, तो अब ये ई नहीं रह जाएगा, ई क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब ये देखो आप कि इन क्लोज सर्किट, दो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल जो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे मैंने क्या ले लिया, V ले लिया। V इक्वल टू क्या होता है, तो आई आर, चूंकि यहाँ पे देखो करंट सर्किट में क्या जा रहा है, आई जा रहा है, और रेजिस्टेंस ये वाली क्या है, ये आर रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल टू आई आर हो गया। अब दिस वन इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो I की जो वैल्यू होती है, आपने I निकाला है, देखो यहाँ पे जरा ऊपर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे ये देखो I का फॉर्मूला है ना, I इक्वल टू आपको याद होगा E बाय R प्लस R है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये I का यूज किया मैंने, E बाय R प्लस R। इसका मतलब इससे ऊपर वाले केस में मैंने निकाला था, ये देखो यहाँ पे निकाला हुआ है आपने, है ना, ये वाला I इक्वल टू E R प्लस R। तो ये फॉर्मूले को मैं वहां पे यूज करने जा रहा हूं। तो जब आप यहाँ पे I की जगह पे उस फॉर्मूले को मैं इस्तेमाल करता हूं, तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, इनटू कर देता हूं मैं यहाँ पे R। दिस वन इज इक्वल टू E अपॉन, अब ये कितना हो जाएगा, अगर R को नीचे करोगे तो आप 1 प्लस स्मॉल r बाय R,
अब देखना है यहाँ पे ये कि अगर आपका R इंक्रीज करता है, R अगर इंक्रीज करता है तो ऑब्वियस ही बात है कि देखो R इंक्रीज करेगा, R क्योंकि R यहाँ पे इसके साथ आ गया था, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे V भी जो है आपका V भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप को समझेंगे कि कैसे ये इंक्रीज कर रहा है। देखो अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि चलो देखते हैं, ये आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर R मान लो फर्स्ट केस में मैं R को 0 ले रहा हूं, R क्या ले रहा हूं, R को मैं 0 ले रहा हूं, मतलब रेजिस्टेंस 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे V क्या होगा, V भी 0 होगा। V इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर आप 0 लोगे तो V इक्वल टू 0 होगा। ऊपर के फॉर्मूले में आप रख के देखना चाहो तो रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं V इक्वल टू 0 लिखता हूं। देखो यहाँ पे ऊपर देखो R को 0 लोगे तो ये पूरा टर्म 0 कर देगा, ये V भी 0 हो जाएगा। उसके बाद मैं सेकंड केस में क्या कर रहा हूं, इसमें मैं ले रहा हूं R जो है दिस वन इज इक्वल टू स्मॉल r। स्मॉल r आपको बताया था मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता है। तो ये V कितना होगा, V इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसमें आप रख के देखो R इक्वल टू E बाय, ये R इक्वल टू कर रहा हूं मैं, सीधा आप V इक्वल टू रखोगे तो V इक्वल टू E बाय 1 प्लस ये R स्मॉल r, और कैपिटल R को भी क्या ले रहे हो आप, स्मॉल r ले रहे हो, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये E बाय 2 आ जाएगा। कि R इक्वल टू R ये जो है ये टेंस टू इंफिनिटी, मतलब रेजिस्टेंस बहुत इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E, क्योंकि यहाँ पे आप देखो रख के अगर आप R को इंफिनिटी रखते हो तो देखो यहाँ पे V इक्वल टू E बाय 1 प्लस स्मॉल r, और ये R को इंफिनिटी रख रहे हो, स्मॉल r बाय इंफिनिटी, तो R बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो E बाय 1 इक्वल टू E, तो अब जो V हो गया वो क्या हो गया, E के इक्वल हो गया। तो इस तरह से आप V और R के बीच का ग्राफ यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब अब ग्राफ में कैसे दिखाओगे आप, तो आ जाओ ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ में कैसे दिखेगा ये सारा चीज, तो ग्राफ में कुछ ऐसे दिखेगा। देखो यहाँ पे जब 0 पे था तो EMF भी 0, देखो रेजिस्टेंस 0 पे जब था, मतलब रेजिस्टेंस 0 यहीं से शुरू हो रहा है, जिस समय यहाँ पे था उस समय पोटेंशियल भी 0 थी, तो पोटेंशियल यहाँ पे भी 0 थी। रेजिस्टेंस जब R हो गया तो EMF कितना हो गया, आधा हो गया। रेजिस्टेंस जब R हो गया मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे पहुंच गया, समझना, तो ये कितना हो गया, EMF आधा हो गया। रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट मतलब आप बढ़ाते चले गए और रेजिस्टेंस एक समय में क्या हुआ, ऐसा करके ऐसा हो गया। इनफाइनाइट कब होगा, जब ये ऊपर इसके इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तब EMF जो होगी उसकी यहाँ पे ये मैक्सिमम EMF, मतलब यहाँ पे E आपको मिलेगी। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, V के लिए फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, वो फॉर्मूला ये था V इक्वल टू E माइनस IR। अब देखो यहां से ये भी क्लियर हो गया कि ओके, मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि V जो है वो लेस है E से, तो E में क्योंकि आप E में कुछ माइनस कर रहे हो तब आप V के इक्वल पहुंच रहे हो। तो ये दिस इम्प्लाइज लाइक V इक्वल टू माइनस IR पहले मैं लिख रहा हूं, प्लस E उसके बाद मैं लिख रहा हूं। और आपको इक्वेशन, अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैथ के बच्चे हो तो बहुत अच्छे से पता होगा, y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब जो v और i जो होगा, अगर मैं इससे कंपेयर करके देखूं, है ना, तो
निगेटिव स्लोप का ये देखो, ये जो है ये एक तरह से इसको और इसको दोनों का अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये माइनस है। अगर ये स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या है, निगेटिव है। इस दोनों को कंपेयर करके देखा जाए तो दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को बता रहे हैं। जहां v देखो, ये जहां v लिया है वहां y एक्सिस है, ठीक है, और जहां x लिया है वहां पे r लिखा है आपने। बाकी EMF जो है वो तो c के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब आप कह सकते हो कि माइनस आपने जो यूज किया है वो बता रहा है कि निगेटिव स्लोप है। निगेटिव क्या है, स्लोप है। क्यों निगेटिव स्लोप है ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे आपने बता ही दिया कि m आपका क्या है, m स्लोप है, और यहाँ पे i ये माइनस जो आ रहा है ये m से कंपेयर करने पे आ रहा है। इसका मतलब आपका स्लोप जो है वो निगेटिव है। ये बात क्लियर है। अब देखो फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लूं, यहाँ पे ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है। ए पॉइंट के लिए मैं अगर यहाँ पे बोलूं कि आई जो है आई इक्वल टू 0, करंट यहाँ पे 0 है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे सर्किट आपकी क्लोज रही होगी, ओपन सर्किट नहीं रही होगी, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब सर्किट क्लोज, सर्किट क्या थी उस समय, सर्किट ओपन थी, उससे करंट पास नहीं हो रहा था। तो करंट जब पास नहीं हो रहा है, सर्किट जब ओपन है, तो वैसे केस में आई 0 है। तो इसका मतलब ये केस आपका कुछ ऐसा रहा होगा, आप कह सकते हो कि ए पॉइंट की जो पोटेंशियल रही होगी वो ईएमएफ के इक्वल रही होगी, है ना, ये ईएमएफ के इक्वल रही होगी। अब ये पॉइंट ए की बात हो गई। ठीक उसी तरह से फॉर पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट भी मैं इसी ग्राफ में आपको लेके दिखाऊंगा। पॉइंट बी मैं यहां पे ले रहा हूं, देखो इस जगह पे मैं दिखा रहा हूं, ये है आपका पॉइंट बी। पॉइंट बी में क्या बता रहा है ये आपका कि भाई अच्छा पोटेंशियल ही 0 है, क्योंकि ये जो है ये आपका क्या है, देखो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका पोटेंशियल है। इधर मैं पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल ले रहा हूं, इधर करंट कर देता हूं, इसको इरेज करता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पोटेंशियल को दिखा रहा हूं। ये पोटेंशियल ऊपर आपने दिखा दिया है, नीचे क्या है, नीचे करंट को इस एक्सिस में मैं करंट ले रहा हूं। अब यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या है, तो बी पॉइंट पे आप देखो, ए पॉइंट पे आपने देखा आई जीरो मतलब ये इधर नहीं बढ़ा हुआ है। बी पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट पे आपने बता दिया कि V 0 है, ठीक है, V 0 है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, तो V अगर 0 हो गया तो E इक्वल टू कितना हो गया, E इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो गया, ये 0 हो गया, तो E इक्वल टू आई आर हो जाएगा। आई, अब आई पॉइंट किस करंट पे, बी पॉइंट पे करंट आप कंसीडर कर रहे हो, तो बी पॉइंट लिख दो। तो यहां से स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, E अपॉन आई बी, ये स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब E अपॉन आई बी जो वैल्यू आ गई, दिस वन इज इक्वल टू द नेगेटिव स्लोप ऑफ वी आई। नेगेटिव स्लोप ऑफ वी आई का है, तो देखो अब ग्राफ यहाँ पे आपको सिर्फ ड्रॉ करके दिखाना है कि वी आई का ग्राफ कैसा होगा। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, देखो ऐसा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, जहां की स्लोप जो है आपकी, स्लोप यहाँ पे माइनस आर, यहाँ पे देखो स्लोप जो है, स्लोप इक्वल टू माइनस आर के इक्वल है। ये करंट आपने दिखा दिया आई है, और ये दिखा दिया ऊपर की तरफ, ये ओरिजिन है इसकी। तो सेल इन सीरीज कहने का मतलब कि आप जो कंबाइन कर रहे हो, मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, देखो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल एंड सो ऑन। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन, इसमें करंट का जो फ्लो है, आप देखो ये प्लस होता है तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, करंट इस तरह से यहाँ पे फ्लो करेगा। और इसी दोनों का इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालना होगा। यहाँ पे जहां तक सवाल है कि इसका रेजिस्टेंस, पहले वाले सेल की रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की जब मैं बात करता हूँ, दूसरे वाले सेल की भी इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो मान लो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है
और दूसरे की इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी R2 है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई बोले कि नहीं जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल, इक्विवेलेंट ईएमएफ बतानी है आपको, ई इक्विवेलेंट बताना है, तो ई इक्विवेलेंट जो है जस्ट लाइक इसी चीज को अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ दिखेगा। मान लो इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया, इस दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, इस दोनों का कॉम्बिनेशन अभी मैं यहाँ पे फिर से इस दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर ही एक सेल में लगा दूंगा और उसको बोलूंगा कि ये जो है इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ है। तो देखो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, मैंने बैटरी लगा दी, यहाँ पे एक ही बैटरी लगा दी और इसको बोला कि ये जो है इस दोनों का इक्विवेलेंट है, तो इसको मैंने ई इक्विवेलेंट लिख दिया। और उसी तरह से रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे दोनों का इक्विवेलेंट है, तो इसको मैंने आर स्मॉल आर से इक्विवेलेंट लिख दिया। हालांकि टर्मिनल्स वही है, स्टार्टिंग क्या टर्मिनल्स ए है और दूसरी टर्मिनल्स जो है यहाँ पे वो सी है, और करंट जो है आपकी अभी इसमें आई ही जा रहा है। सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, पैरेलल में भले ही करंट चेंज होता है लेकिन सीरीज में आपका करंट जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, वो सेम रहता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पैरेलल में करंट, बिल्कुल पैरेलल में करंट आपका बढ़ता है। अब मान लो यहाँ से हर एक की पोटेंशियल आपको देखनी है कि पोटेंशियल कितनी है। ए से बी के बीच की पोटेंशियल अगर कोई पूछे तो ए से बी की पोटेंशियल क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई ये जो है ना VAB, इसको मैं लिखूंगा VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। और फॉर्मूला जो V का होता है, V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस IR का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे पहले A से और B के बीच में E क्या है, E1 है हमारा EMF, और इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 का है, तो इसको R1 लिख दिया। उसी तरह से B से C के बीच का अगर कोई पोटेंशियल पूछे कि B से C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इसको क्या लिखोगे, VB माइनस VC, दिस वन इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे क्या हो गया, E2 माइनस IR2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कोई बोले कि ठीक है अब जी आप ये तो सही आपने बता दिया मुझे, लेकिन मैंने तो इक्विवेलेंट पूछा आपसे कि इक्विवेलेंट मतलब A से C का पोटेंशियल बता दो मुझे, तो मैं कहता हूँ ठीक है वो भी मैं आपको बताऊंगा और ऐसे बताऊंगा कि आपको यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मैंने इस दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने में क्या हुआ, देखो आप B और B कैंसिल हो जाएगा, VB आपके पास इधर क्या रह गया, VA माइनस VC। दूसरी तरफ क्या हुआ, इसको भी आप ऐड ही कर रहे हो, तो यहां पे देखो E1 प्लस E2, ठीक है, माइनस में माइनस इसको ऐड कर दिया माइनस, और देखो यहाँ पे माइनस आई मैं कॉमन ले लेता हूं, सारा काम एक साथ कर रहा हूं, R1 प्लस R2, और VAC को मैं लिखूंगा VAC, इस तरह से VA माइनस VC को लिखूंगा मैं VAC। तो इसका मतलब जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ये इसके लिए VAC के लिए जो वैल्यू निकालनी थी मैंने, वो मैंने निकाल दी। अब ये देखो आप इस दोनों का कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो, मैं जिसकी बात कर रहा था यहाँ पे, मैं बात कर रहा था इसकी E1 प्लस E2 को, तो E1 प्लस E2 EMF का इक्विवेलेंट माना जाएगा। इसको क्या लिखूंगा मैं, E इक्विवेलेंट। ठीक है, उसी तरह से R1 प्लस R2 जो है इसको आप लिखोगे R इक्विवेलेंट। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में थोड़ा सा और चेंजेस आ जाएगा। उस चेंजेस को आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो VAC जो ये लिखा है आपने, दिस वन इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा E इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये E इक्विवेलेंट माइनस I और R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये आ गया। तो ये आपके पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन का 2 सेल के कॉम्बिनेशन के लिए आ गया। अगर 3 सेल के कॉम्बिनेशन का होगा तो E1 प्लस E2 प्लस E3
माइनस आई R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n सेल के लिए होगा तो E1 प्लस E2 प्लस अप टू n तक, उसी तरह से R के लिए R1 प्लस R2 अप टू n तक। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। देखो यहाँ पे पहले सेल के लिए आपने E1 लिखा, दूसरे सेल के लिए E2 लिख लो, और इस सेल का, पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे वहां पे मैंने लिया था R1, तो ये R1, और दूसरे सेल के लिए भी इंटरनल रेजिस्टेंस ये मान लो आपका R2 है। ठीक है, इससे जो करंट आ रही है ना, वो करंट यहाँ पे ऐसी आ रही है। देखो ये ऐसी जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, ये करंट आया यहाँ पे I1, इसको अगर मैं बोलूं तो ये I1 करंट है, और दूसरी तरफ से करंट मैंने बोला था पैरेलल में चेंज हो जाएगी, सीरीज में सेम रहती है, I2 होगी। और यहाँ पे आप करंट देखो, ये फिर से जो करंट इधर जा रही है वही करंट इधर आएगी, और इधर से भी यही करंट जाएगी। तो टोटल करंट अगर आप यहाँ से दे रहे हो, मान लो कि टोटल करंट आप यहाँ पे I दे रहे हो, तो I करंट ही यहाँ पे I1 में डिवाइड हुआ, इधर से भी I1 आया, और I2 इधर से गया तो इधर से आपको I2, और फिर से I1 और I2 मिलके, ये I1 और I2 मिलके यहाँ पे आपको I करंट ही देंगे। ठीक है, ये आपका A है और C है, बीच में ये जो टर्मिनल्स है इसको मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पॉइंट्स हैं इसको B1 और इसको मैं मान रहा हूँ B2। ठीक है, अल्टीमेटली आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालनी पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा वो देखें। करंट आप क्या दिखाओगे, तो करंट ये आई है, सी पॉइंट से जो करंट गई है वो आई ही गई है, और अल्टीमेटली ए पॉइंट पे भी आपको करंट जो मिल रही है वो आई करंट मिल रही है, और ये जो है ई इक्विवेलेंट आप इसको लिख सकते हो। इवन यहाँ पे जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको आप आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। इसके लिए शायद डायरेक्ट फार्मूला भी आता है वहां पे कि आपको दिखाना पड़ेगा कि फार्मूले में क्या क्या चीज है, वो दिखाना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि जो जैसे ये करंट आई गया है, तो आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2 में। तो ये तो आप यहाँ पे सबसे पहले दिखा दो कि I1 प्लस I2 में ये डिवाइड हो रहा है। और पोटेंशियल देखो, ये दो पॉइंट्स जो है आपके, इस दोनों B1 और B2 जो कि पैरेलल में है, जो पोटेंशियल होगी आपकी B1 और B2 के अक्रॉस, ये B1 और B2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी वो ये E1 और E2 के लिए भी सेम होगी और इसके लिए भी सेम होगी, क्योंकि ये जो बैटरी है दोनों के लिए पोटेंशियल कॉमन मानी जाएगी, पैरेलल का केस है इसलिए, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है। तो अब यहाँ पे तो सबसे पहले मैं लूंगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो आपको पता है, V इक्वल टू क्या होगा, ये VB1, चूंकि यहाँ पे B1 है और इधर B2 है, तो माइनस VB2 ऐसा मैं लिख सकता हूं। और इसके लिए V का फॉर्मूला मैंने लिखा था, आपको याद होगा, E माइनस IR। कितनी बार ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है अभी तक। तो इसमें E1 है और ये I1 है और ये R1 है। यहां से चाहो तो आप अभी यहाँ पे आप चाहोगे तो डायरेक्ट I1 का फॉर्मूला आपको मिलेगा। जब आप इसको और इसको देखोगे तो I1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा E1 माइनस V अपॉन में स्मॉल r1। तो आप यहाँ पे अब कुछ नहीं करोगे, सिमिलरली सीधा मैं लिखूंगा, सिमिलरली, ज्यादा कैलकुलेशन करने की बार बार जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली I2 आप खुद बता सकते हो, यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। तो I2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा E2 माइनस V अपॉन में R2। ये I2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर I1 वहां पे इस तरह से आ रहा है तो I2 भी आपको ये वाला मिलेगा, राइट। ऊपर में आपने देखा कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे भी I1 प्लस I2 को ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसको दिखा दिया। तो अब यहाँ पे E1 वाला टर्म्स जो है उसको एक साथ लेना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, देखो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और इस दोनों में आप देखो V कॉमन ले सकते हो, तो माइनस V बाहर कॉमन ले लिया हमने,
ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1/R1, एक R1 होगा और प्लस 1/R2, कुछ इस तरह का टर्म आपको मिलेगा देखने को। तो ये भी मिल गया। अब इसके बाद आप देखो, जब आपने R1 और R2 ले लिया तो थोड़ा सा और काम कर लेंगे। इनफैक्ट जो आपके पास जो V है, यहाँ पे इस तरफ क्या था, तो इस तरफ आप बोलोगे ये I था आपका, करंट निकाल रहे थे ना आप, I = I1 + I2। तो अब मैं V जो है आपके पास, इसको मैं ले रहा हूं देखना, और इसका LCM भी ले रहा हूं। तो इसको एक स्टेप और मैं करूंगा, E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस V, और जब आप LCM लोगे तो पता है कितना आएगा, R1 + R2 by R1 × R2। अब मैंने पहले ही बोला कि मैं V निकालना चाहता हूं इसमें से, तो V निकालने के लिए बड़ा आसान सा मेथड है। आप यहाँ पे लिखो V R1 + R2 अपॉन में R1 × R2, दिस वन इज इक्वल टू, अब इसका भी यहाँ पे LCM ले लोगे अगर, तो ये हो जाएगा नीचे में R1 R2 और ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है, माइनस I, क्योंकि I को मैं इधर ले आया तो ये निगेटिव में आ जाएगा। तो अब बाकी टर्म मैंने जैसे पहले भी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे क्या निकालना चाहता हूँ, मैं V निकालना चाहता हूँ, पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। तो V = यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये सारा टर्म R1 × R2 तो आप लिखोगे, लेकिन अगर इसको आप इस तरफ लाओगे तो ये कुछ इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये R1 R2 इधर आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे डिवाइड में इसका R1 + R2 आ जाएगा। तो एक बार मैंने इसलिए यहाँ पे साथ में दिखा दिया है, माइनस I के साथ भी ये R1 और R2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और नीचे इसके डिवाइड में R1 + R2 आ जाएगा। इसमें एक चीज आपको क्या मिल रहा है देखने को, ये R1 और R2 आपका कैंसिल हो रहा है। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है पोटेंशियल की, वो आ रही है V = E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, अब नीचे में आपके पास बच रहा है R1 + R2, तो ये R1 + R2 ये बच रहा है नीचे में, माइनस I R1 × R2 अपॉन में R1 + R2, ये टर्म्स आपके पास आ रहा है, और यही पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आ रहा है। अब यहाँ पे कोई पूछ दे आपसे कि भाई E इक्विवेलेंट क्या है, तो आप बड़े आराम से यहाँ पे E इक्विवेलेंट के बारे में बता सकते हो, और R इक्विवेलेंट क्या है इस केस में, तो वो भी आप बता सकते हो। ये वाला पार्ट जो होगा आपका, ये E इक्विवेलेंट होगा, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका R इक्विवेलेंट इस केस के लिए माना जाएगा। ठीक है, तो बेशक आप यहाँ पे इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, दो सेल की बात हो रही थी यहाँ पे, तो दो सेल के केस में जब E इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला पूछा जाएगा और ये उस पे न्यूमेरिकल्स आता है, तो आप इसको सीधा ऐसे लिखोगे, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 + R2। तो ये तो इसके लिए आ जाएगा। उसी तरह से R इक्विवेलेंट के लिए अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये R इक्विवेलेंट के लिए आ जाएगा। अब इसी में आपके पास अगर मान लो 2 सेल के लिए, 3 सेल के लिए होगा, तो इसी तरह से आपको आगे मूव करते जाना है, और n सेल के लिए भी होगा तो इसी तरह से आगे मूव करते जाना है। तो R1 R2 by R1 + R2, तो ये आ जाएगा इसके लिए। अगर कुछ और जैसे फॉर्म में, जैसे मैंने बताया कि अगर 2 से ज्यादा सेल हो तो भी आप काम यहाँ पे करोगे। E इक्विवेलेंट = आप इस तरह से लिख सकते हो, E1/R1 प्लस E2/R2। तो इसी का क्योंकि ये निकाला है आपने, तो अगर 2 सेल हैं तो इस तरह से, 3 सेल हैं तो प्लस E3/R3, और जितने भी सेल होंगे तो उसके लिए इतना। फिर 1/R इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के लिए 1/R इक्विवेलेंट, इसके लिए भी सिंपल से 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर R से ज्यादा है तो R3 R4 है तो आप 2-3 सेल हैं, जितने भी सेल हैं उसके लिए आप अलग अलग अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।